नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संहिता लर्निंग एकेडमी में। मैं डॉक्टर कपिल शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुगत ज्वर। धातुगत ज्वर हम चरक चिकित्सा स्थान से पढ़ेंगे। ये टॉपिक थर्ड ईयर और बीएमएस फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम इजी तरीके से और कुछ ट्रिक्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आश्रय भेद से ज्वर के कितने प्रकार हैं। आश्रय भेद से ज्वर के जो है वो 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है, 2 नंबर का कभी क्वेश्चन आ जाए या कंपटीशन एग्जाम में, आश्रय भेद से ज्वर कितने हैं, तो आश्रय भेद से ज्वर 7 हैं। वही 7 हैं जो कि 7 धातु के नाम हैं। तो धातुगत ज्वर बोल दीजिए, आश्रय भेद से ज्वर बोल दीजिए, एक ही बात है। उनमें है रसोगत, रक्तोगत, मांसगत, मेदगत, अस्थिगत और मज्जागत ज्वर। इसके बाद शुक्रगत ज्वर भी इसी में आता है। कुल मिला के ये जो 7 ज्वर है, जो 7 ज्वर है, 7 धातुओं के नाम है, इनको सीक्वेंस वाइज अपन को याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एक एक ज्वर को। इसमें से पहले देखते हैं रसगत ज्वर को। रसगत ज्वर का आचार्य चरक ने बहुत ही आसान लैंग्वेज में श्लोक लिखा है। गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगः सदनम छद अरोचकौ बहिस्तापः संगमर्दो विजृंभणम्। आप इसको आसान तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, इनमें से कुछ कुछ चीजें आप याद रखें। गुरुता, दीनता, सदन और जीआईटी से संबंधित लक्षण जैसे कि छर्दी, अरुचि, ये लक्षण मिलते हैं हमें रसगत ज्वर में। इसमें पेशेंट को सिर्फ बाहर से टेम्परेचर फील होता है, इसलिए बहिस्ताप और अंगमर्द। तो आप इसमें अगर मुख्यतः देखें तो गुरुता और सदन, दीनता, छर्दी, अरुचि, बहिस्ताप, ये सब पॉइंट आप याद कर सकते हैं रसगत ज्वर के लिए। नेक्स्ट है रक्तगत ज्वर। रक्तगत ज्वर में सबसे पहले अपन को देखना है श्लोक को। रक्तूष्णः पीडकः तृष्णा सरक्तस्थीवनम मुहुर्मुहुः दाहराग भ्रम मद प्रलापः रक्त संस्थे। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, रक्तगत ज्वर में उष्णता तो महसूस होगी ही और पिडकाएं हो जाएंगी शरीर पर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रक्त के साथ स्टीवन आएगा, स्टीवन यानी कि थूक, तो सरक्त स्टीवन इसका लक्षण है। और बर्निंग सेंसेशन या चक्कर आना, दाह भ्रम भी इसी में होता है। तो रक्तगत ज्वर में पिड्डका, सरक्त स्टीवन और दाह भ्रम होना रक्तगत ज्वर का लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं मांसगत ज्वर। मांसगत ज्वर को याद करने के लिए पहले संस्कृत में देखिए। अंतर्दाह सतृणमोह सगलानी सृष्ट विटकता दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपो ज्वरे मांस स्थिति। मांस को आप ध्यान से देखेंगे तो माँ और स के बीच में ये न का साउंड है। इसी फंडे से आप याद कर लीजिए, आधा न अंतर्दाह में आता है। शुरू शुरू में आपने रसगत में देखा था कि रसगत का लक्षण है बहिताप, और यहाँ जो है आपको क्या लक्षण मिल रहा है, अंतर्दाह। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट। तो मांसगत में इंपॉर्टेंट आप कैसे याद रखोगे, आधा बीच में न आएगा, अंतर्दाह इसमें मिलता है। दौर्गंध्यम, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट गात्र विक्षेप। ये शब्द हिंदी में इन सब का मीनिंग एक ही है, गात्र विक्षेप का और आगे आने वाले ऐसे एक शब्द का भी। लेकिन इसको आपको यहाँ याद करना पड़ेगा कि गात्र विक्षेप मांसगत ज्वर का लक्षण है। आप है नहीं ऐसा संस्कृत में, लेकिन याद कर सकते हो मांसो गात्र विक्षेपो, मांसो गात्र विक्षेपो। आगे आपको वीडियो में समझ आ जाएगा ये हमने क्यों याद किया है। मांस में आधा न आ रहा है, अंतर्दाह इसका लक्षण है, एक पॉइंट। सृष्ट विटकता भी हमें देखना चाहिए, मल का अधिक्य इसमें निकलना, मल का अधिक प्रवृत्ति होना। दौर्गंध्य और गात्र विक्षेप मांसगत ज्वर का लक्षण है, और गात्र विक्षेप
को क्यों जोर दिया है अपन ने, इतना दुर्गंधे को क्यों जोर दिया है, आगे धीरे धीरे समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है मेदगत ज्वर। मेद का जो मल है वो आपको पता है कि स्वेद होता है, मेद का मल स्वेद है। तो आपको जब भी मेदगत ज्वर दिमाग में आएगा तो दिमाग में आना है कि स्वेटिंग बढ़ जाएगी, स्वेदन आना, स्वेदन शरीर में शुरू हो जाएगा। जब स्वेदन ज्यादा आएगा तो बॉडी में स्मेल भी ज्यादा आएगी और खुद की गंध को ही आदमी सहन नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा समझते हैं। मेदगत ज्वर में संस्कृत में लिखा स्वेदस तीव्र पिपासा च परलापो वम में भीक्षणशः स्वगंधस्य असहत्वम, इसको सही पढ़ना है, स्वगंधस्य असहत्वम च। तो 3 पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूं। तीव्र स्वेदन, भीषण वमन और स्वगंध असहत्वम, ये 3 लक्षण आपको याद करने चाहिए मेदगत ज्वर में। बाकी आप पूरा श्लोक याद करते हैं तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। नहीं याद कर पाते तो ये 3 मुख्य भेद या पॉइंट याद रखने हैं। क्योंकि मेद का जो मल है वो स्वेदन है, इसलिए तीव्र स्वेदन होना, और स्वेदन ही ज्यादा आएगा तो स्मेल भी बॉडी में ज्यादा आएगी, स्वगंध असहत्वम और भीषण वमन। ये 3 पॉइंट आपको मैंडेटरी हैं, याद होने ही चाहिए एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है अस्थिगत ज्वर। अस्थिगत ज्वर में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें विरेचन और वमन दोनों हो जाते हैं। संस्कृत में पहले पढ़ता हूं। विरेक वमने च उभे स अस्थि भेदम प्रकूजनम विक्षेपणम च गात्राणाम श्वासश्च अस्थिगते ज्वरे। वमन विरेचन दोनों चीजें हो रही है। यहां हमें ध्यान देना है, मेद में भीषण वमन हो रहा था मेदगत ज्वर में, इसलिए अपन ने उसको अच्छे से याद किया था। और यहां पर वमन और विरेचन दोनों चीजें हो रही है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, विरेक वमने च उभे, यानी दोनों एक साथ होते हैं, वमन भी और विरेचन भी। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे विक्षेपणम च गात्राणाम। अब गात्र विक्षेप यानी गात्रों को फेंकना, इधर उधर पटकना हाथों को, ऐसे समझ लीजिए। चाहे तो आप मांसगत ज्वर बोल दीजिए, चाहे मेद अस्थिगत बोल दीजिए, हिंदी सेम है इनकी, लेकिन संस्कृत के शब्द से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। गात्र विक्षेपौ तो मांसो गात्र विक्षेपो, और विक्षेपणम च गात्राणाम ये अस्थि है। और नो डाउट बाद में अस्थि धातु आती है, इसलिए आप याद कर सकते हैं बड़े वाला शब्द इसमें है, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो संस्कृत में ये दोनों शब्द याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट है श्वास। श्वास रोग की उत्पत्ति भी इसी में होती है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे से अस्थिगत ज्वर के। उसके बाद नेक्स्ट है मज्जागत ज्वर। मज्जागत ज्वर में हमें देखना है, सबसे पहले संस्कृत की लाइन पढ़ता हूं। हिक्का श्वास तथा कासस्तमश्च अतिदर्शनम मर्म छेदो बहिशैत्य दाहो अंतश्च एव मज्जौ। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हिक्का श्वास कास तीनों चीजें आ गई। एक पॉइंट ये, पीछे अस्थि में सिर्फ क्या था, श्वास था अस्थिगत ज्वर में, और यहाँ कास हिक्का श्वास आप याद कर सकते हैं, चिकित्सा स्थान के तीनों चैप्टर साथ में है। पहले हिक्का श्वास 17वां अध्याय है, कास 18वां अध्याय है। तो ये तीनों ही डिजीज हैं मज्जागत ज्वर में। मज्जा प्रदोषज विकार में भी तम आता है, आंखों के आगे अंधेरा आना, और यहां पर भी तमश्चति दर्शन आ रहा है। सेकंड पॉइंट, मर्म छेदो, मर्म में छेदन महसूस होना, बहिशैत्य दाहो अंतश्च। इसके सारे ही पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि मेरे व्यू में आपको ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। हिक्का श्वासस तथा कासस तमश्च अति दर्शनम मर्म छेदो बहिशत्यम दाहो अंतश्च मज्जगे। लास्ट शब्द देखिए, बाहर से टच करेंगे तो ठंडा महसूस होगा, लेकिन पेशेंट बोलेगा मेरे को अंदर से जलन महसूस हो रही है। बहिशैत्य दाहो अंतश्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा एग्जाम में कि बहिस्ताप सिर्फ रसगत ज्वर में मिल रहा था और बहिशैत्य दाहो अंतश्च ये हमको मज्जागत ज्वर में मिल रहा है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं। कुछ द्रव्य है जैसे कि अम्ल रस, आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए, अम्ल रस, एक है विभितक द्रव्य। इन दोनों में भी इसी तरह का जो है लक्षण मिलता है कि बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म, बाहर से स्पर्श करने पर शीतता महसूस होती है और अंदर से दाह महसूस होता है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही चीजें हैं पूरे आयुर्वेद में, इन तीनों को ही आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो ये श्लोक मेरे हिसाब से याद करना चाहिए, नहीं याद होता तो हिंदी तो याद करनी है, क्योंकि इसका श्लोक याद हो गया तो हम ये भी पता लगा सकते हैं अकेला श्वास किस में था, अस्थिगत में। कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। बहिष्यते दाहो अंतः इसमें आ गया है, ये पक्का श्लोक याद है। तो अकेला बही संताप किस में था, वो था रसगत में। इस तरह से अपने क्वेश्चन काफी हद तक सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं तो शुक्रगत ज्वर है। शुक्रगत ज्वर में मुख्यतः बस ये बात याद रखनी है कि ये असाध्य होता है। तो आप बस सेकंड लाइन पढ़िए, प्राणम वायु अग्नि सोमे च स अर्धम गचथ्य स विभु, यानी कि प्राण वायु अग्नि सब एक साथ शरीर से निकल जाते हैं, क्योंकि ये असाध्य है। तो ये शब्द आपको ध्यान होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो है साध्यता असाध्यता। टोटल अपने पास 7 पॉइंट हैं, रसु से लेके जो है वो शुक्र तक के जो है टोटल 7 पॉइंट्स हैं अपने पास में। इनको याद करते कौन सा कैसा है साध्यता असाध्यता में। तो सबसे पहले है रस रक्तगत मांसगत मेदगत ज्वर साध्य, अस्थिगत मज्जागत शुक्र कष्ट साध्य, और शुक्रगत जो है वो असाध्य होता है, नई एव सिद्धति। ये शब्द इसमें लिखा हुआ है। यहाँ अपन को थोड़ा सा समझना है, इसको याद आपको इस तरीके से मैं करवा दूंगा कि आपको कभी इसको दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। टोटल धातुओं में से आपको अस्थि मज्जा सिर्फ एक ही पॉइंट याद करो। आप सिर्फ एक पॉइंट याद करो कि अस्थि मज्जा वाले जो धातु का ज्वर है वो कष्ट साध्य है। वो कैसा है, कष्ट साध्य है अस्थि मज्जागत धातु वाला। ये वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस ज्वर को आपको कभी भी यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना ही इसको आप कहीं से पढ़ने की जरूरत है। अस्थि मज्जा का ज्वर सिर्फ आपको दो बीच वाले पॉइंट याद कर लेने, कष्ट साध्य होते हैं। जब आपको ये दो याद हो गए फिर आसान तरीका है, इससे पहले वाले साध्य और इसके बाद वाला असाध्य होता है। दोबारा समझाता हूं, आपको केवल और केवल अस्थि मज्जागत ज्वर याद करना है, केवल कि वो कष्ट साध्य होता है। जब अपन को ये याद हो गया तो ये बात तय करना बहुत आसान है कि उससे पहले वाले जो ज्वर है वो साध्य और उसके बाद वाला एक असाध्य होगा। शुक्रगत ज्वर के लिए नई एव सिद्ध्यति, ये शब्द बड़ा फेमस शब्द है संस्कृत का। इतना सा शब्द एग्जाम में आ जाता है, नई एव सिद्ध्यति। तो आपको पहचानना है ये शुक्रगत ज्वर के लिए है। आखिरी हिस्सा इस वीडियो का वो है अब इनकी चिकित्सा। एज इट इज संस्कृत से लिखी हुई चिकित्सा है, तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रसुगत ज्वर की जो चिकित्सा है उसमें दो ही चिकित्साएं हैं, वमन और उपवास। रक्तगत में सेक प्रदेह और शमन चिकित्सा करनी चाहिए। उपक्रम किसका सिनोनियम है, चिकित्सा का। मांस और मेदगत की एक साथ चिकित्सा बताई गई है, शुक विरेचन और उपवास। रस की क्या थी, वमन उपवास, इसके साथ कंपेयर करना आप मांस की विरेचन और उपवास। और अस्थि मज्जागत की जो चिकित्सा होगी वो चिकित्सा है निरूह और अनुवासन बस्ती। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अस्थि जो है वो वात का स्थान है, अस्थि में वायु रहती है, इसीलिए इसकी चिकित्सा में वात हर चिकित्सा है, दोनों की दोनों निरूह और अनुवासन बस्ती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वमन उपवास, दूसरा सेकप्रदेह संशमन रक्त में, मांस और मेद की एक साथ है विरेचन उपवास, अस्थि मज्जा की एक साथ है निरूह, और लास्ट शुक्र की अपन पढ़ ही नहीं रही है क्योंकि वो असाध्य है। तो ये अपना टोटल वीडियो का कंटेंट था। अपन इस पे क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं, इसको एक क्विक रिवीजन पूरी वीडियो का, ताकि आपको याद रखने में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो सबसे पहले हमने देखा है आश्रय भेद से ज्वर कितने होते हैं, 7। जो 7 धातुओं के नाम है वही धातु का ज्वर को आश्रय भेद से ज्वर बोलते हैं। ये आप सबको लगभग याद है, सीक्वेंस याद होनी चाहिए। रसगत ज्वर में हमने देखा है कि एक तो गुरुता, दीनता, छर्दी अरुचि और बहिताप, ये लक्षण याद करने बहुत जरूरी है। रक्तगत ज्वर में नो डाउट उष्णता मिलेगी, स्किन पे पिडकाएं बन जाएंगी, सरक्त स्टीवन इसी का लक्षण मिलेगा। और नेक्स्ट जो है वो हमको पढ़ना है दाह, भ्रम, प्रलाप, ये सब इसी में मिलेगा।
नेक्स्ट इसके बाद आता है मांसगत ज्वर। मांसगत ज्वर में न की साउंड ऊपर आती है, तो मांसगत ज्वर जो है वो सेम टू सेम रहेगा। अंतरदाह से आप इसको पकड़ सकते हो, यहाँ मार्क भी किया हुआ है, मांस में भी न का साउंड आता है आधा। दौर्गंध्य गात्र विक्षेपो, इसको याद करने के लिए मांसो गात्र विक्षेपो मैंने आपको याद करवाया। नेक्स्ट मेदगत ज्वर है। मेद का जो मल है वो स्वेदन होता है, इसलिए इसमें स्वेदन ज्यादा आएगा। भीक्षण वमन, ये बात याद रखना आप, क्योंकि अस्थि में वमन विरेचन दोनों होते हैं। और स्वगंध असहत्वम, ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट अस्थिगत ज्वर है, इसमें विरेक वमन च उभे और विक्षेपणम च गात्राणाम, और श्वास मिलेगा। जो मज्जागत है इसका पूरा श्लोक ही मैंने आपको याद करने को बोला है, कोई भी इसका तोड़ नहीं है, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है पीजी में। नेक्स्ट जो है वो है शुक्रगत ज्वर, यह असाध्य होता है, और इनके अंदर साध्यता साध्यता याद करनी है तो बहुत ही आसान है। मिड वाले को आप याद करो बस। अस्थि मज्जा को याद कर लिया, कष्ट साध्य है, उससे पहले वाला साध्य, उसके बाद वाला न एव सिद्ध्यति। रसगत की चिकित्सा वमन उपवास, रक्त की सेक प्रदेशमन, मांसमेद की विरेचन उपवास, अस्थि मज्जा की निरु और अनुवासन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, और इसको वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।